बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिले डिफीट्स इक्विटी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिले डिफीट्स इक्विटी का मतलब क्या है। बेसिकली लॉ का एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि जहां पर भी कोई भी पार्टी अगर अपने किसी भी राइट को एनफोर्स करना चाहती है तो ये काम उसको फौरन करना होगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर तो कोई भी पार्टी अपने राइट्स एनफोर्स करने के लिए कोई भी डिले कॉज करती है तो ये समझा जाएगा कि उसने अपना वो राइट फोरगो कर दिया है और वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अपने राइट को एनफोर्स करवाएगी। अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनकी तरफ हम वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिले डिफीट्स इक्विटी और इक्विटी एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। और यही प्रिंसिपल लॉ का भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ फेवर्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है द मैक्सिम मीन्स दैट इक्विटी रिक्वायर्स दैट दोज हु विश टू सीक इट्स असिस्टेंस मस्ट मूव विद स्पीड टू डू सो। तो जिसने भी इक्विटी मतलब इक्विटी अगर वो हासिल करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो जल्दी से ये काम करे, असिस्टेंस जल्दी से ले, ना कि वो उसमें डिले करे। इक्विटी रिक्वायर्स दैट अ पार्टी whose rights have been infringed upon should not delay for too long without seeking to move remedy for infringement. If the party delays without seeking remedy, he will be said to have slept upon his rights and therefore not worth the favors of equity. तो बेसिकली उसी पॉइंट को कंडोन किया जा रहा है कि जहां पर कोई पार्टी डिले कॉज करती है तो समझा जाएगा कि वो स्लेप्ट अपॉन हो गई अपने राइट्स पर और वो अपने राइट्स को फोरगो करती है, या फिर जिसको हम कहते हैं उसने अपने राइट्स को वेव कर दिया है, ये प्रिजम्पशन उसमें ले ली जाएगी। अब इसके दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन हम लिमिटेशन एक्ट 1908 में से लेते हैं और जो दूसरा डायमेंशन है इसका वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, इट ऑपरेट्स बाय अपहोल्डिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑन टाइम फ्रेम्स विद इन विच कॉजेज ऑफ एक्शन हैव टू बी इंस्टीट्यूटेड। These time frames have been derived from the common law and have been enacted with statutes of limitation, which in Pakistan is contained in Limitation Act 1908। यानी हर एक केस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट हमें प्रोवाइड कर दी गई है। अगर हम उस टाइम लिमिट के अंदर चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर हम वो टाइम लिमिट गुजार के जाते हैं तो फिर ये मैक्सिम अप्लाई हो जाएगा और ये समझा जाएगा कि डिले कॉज कर दिया पार्टी ने और उसके बाद उसको इक्विटेबल रेमेडी डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो जो रेलेवेंट लॉ है वो है लिमिटेशन एक्ट 1908। उसके स्केड्यूल के अंदर हर एक डिफरेंट केस की लिमिटेशन गिवन है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम देखेंगे। द रैशनल बिहाइंड लिमिटेशन पीरियड इज दैट एक्सपायरी of a limitation period provides a defendant with a complete defense to a claim. If a claim is brought a long time after the events in question inter alia, the likelihood is that evidence which may be available may have been lost, the memories of the witnesses have faded or become confused, and it is contrary to the public policy to keep people at perpetual risk. अब इसके अंदर उन्होंने ये कह दिया हमें सबसे पहले कि एक तो मकसद ये है कि डिफेंडेंट को डिफेंस प्रोवाइड करना, कि वो अपने लिए डिफेंस बना ले, ठीक है, और हम उसको एक फेयर ट्रायल का मौका दें। इस वजह से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, इतनी डिले ना हो जाए कि जहां पर एविडेंस ही खत्म हो जाए किसी चीज का, वो चीजें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर आप कह लें कि जो मेमोरीज हैं विटनेसेस की वो भी फेड होना शुरू हो जाए, या इतना टाइम गुजर जाए कि जो विटनेसेस हैं वो वैसे ही मर जाएं। तो इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना है और ये पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है कि किसी को भी आप परपीचुअल रिस्क में रखें, यानी कि उसके सर पर तलवार लटकती रहे सारी जिंदगी कि भाई मैंने एक इस तरीके से कुछ किया था किसी के साथ, अब वो जो है मेरे ऊपर केस करेगा। तो डेफिनेटली एक रीजनेबल टाइम हर एक चीज का होता है और अगर वो रीजनेबल टाइम गुजर जाएगा तो फिर उसका मतलब है कि डिले कॉज हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम किस तरीके से है। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे लॉ में से, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट का जो स्केड्यूल है उसका आर्टिकल 113 कहता है कि अगर किसी ने
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करना हो तो उसके लिए जो आप कह रहे रीजनेबल टाइम है, मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वो 3 साल की है। अगर कोई 3 साल के बाद कोर्ट में आता है तो समझा जाएगा कि उसने डिले कॉज कर दिया है और डिले डिफीट्स इक्विटी, तो वो इक्विटेबल रिलीफ कोर्ट से नहीं ले सकता आफ्टर पैसेज ऑफ 3 years इन दिस स्पेसिफिक केस। इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जहां पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के तहत कोई भी सूट फॉर पोजेशन फाइल किया जाता है, उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 6 महीने का गिवन है। अब 6 महीने के बाद अगर कोई कोर्ट में जाता है उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ सूट के लिए तो समझा जाएगा कि उसने डिले कॉज की है। इसी तरीके से जहां पर पोजेशन ऑफ लैंड कोई क्लेम करता है ऑन बेसिस ऑफ टाइटल, उसके लिए 12 years लिमिटेशन है। और इसी तरीके से जो लास्ट एग्जांपल यहाँ पर है वो जहां पर किसी भी कोई भी सूट के लिए लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो वहां पर रेजिडुअल आर्टिकल 120 अप्लाई होता है और उसके लिए 6 साल की लिमिटेशन जो है हम समझते हैं कि वो होगी, जहां पर कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो आगे कहता है इन इंस्टेंसेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द फोरगोइंग कैटेगरीज देन द कोर्ट मे बी प्रिपेयर टू अप्लाई द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशंस बाय वे ऑफ एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब ये होगा कि जहां पर किसी भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सूट के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है और अगर उसी तरह का कोई राइट या उसी तरह का कोई सूट और उसके लिए लिमिटेशन प्रोवाइडेड है तो वही लिमिटेशन उठाकर आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से एनोलॉजी यानी एक रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की जाएगी। अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस की तरफ। This doctrine means the delay which is unreasonable in the circumstances of a particular case. If a party delays for an unreasonable time before he brings his actions in court, he may be said to be guilty of laches and therefore be denied the opportunity to argue his case before the court. अब देखिए सिंपल सी बात है कि अब तो हमने लिमिटेशन लॉज बना लिए, जैसे हमारे यहाँ 1908 का लॉ है। अब कॉमन लॉ के अंदर जब एक्चुअली लिमिटेशन लॉ मौजूद नहीं था तो वहां पर कोर्ट्स हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, पार्टीज के कंडक्ट को देखते हुए लैचेस अप्लाई करती थी। यानी कि जहां पर अनरीजनेबल डिले हुआ और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट ये कंसिडर करती है कि प्लेंटिफ नाउ डज नॉट हैव राइट या प्लेंटिफ हैज लॉस्ट हिज राइट टू एनफोर्स हिज क्लेम थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहां पर लैचेस अप्लाई करके अनरीजनेबल डिले की वजह से कोर्ट्स क्या करती थी, उनके केसेस को, क्लेम्स को वहीं से डिसमिस कर दिया करती थी। तो इस वजह से डिले डिफीट्स इक्विटी का जो एक्चुअल एप्लीकेशन हम देखते हैं कॉमन लॉ में वो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस ही है। ओके जी, अब लैचेस के अंदर बेसिकली कौन किन किन चीजों को कोर्ट्स कंसीडर करती थी या उसमें क्या क्या हो सकता था जिसकी वजह से ये लैचेस बेसिकली अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द डिले इज सब्सटेंशियल, अगर तो सब्सटेंशियल डिले है, ठीक है, सब्सटेंशियल डिले अब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से देखेंगे आप। अगर तो कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम टाइम है, आपने फौरन से कोर्ट में जाना है ताकि इंक्रोचमेंट ना हो और वो बंदा उस काम को कंप्लीट ना कर ले। इसी तरीके से इफ इन द कोर्स ऑफ द डिले ही हैज गिवन एन इंडिकेशन टू द अदर पार्टी दैट ही इंटेंड्स टू अबैंडन द कॉज ऑफ एक्शन। अबैंडन द कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जहां पर एक पार्टी के पास एक राइट आया, जैसे कि मैं देखता हूँ कि भाई एक बंदा है उसने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, जाकर गनमैन बिठा दिए। अब मैं अगर खामोश हो जाता हूँ वहां पर, या मैं फिर उससे कॉन्टेस्ट नहीं करता, या मैं फिर उससे अपनी चीज वापस नहीं मांगता, या मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाता, तो इसका एक ही मतलब है, वो ये है कि मैंने उसको इंडिकेट कर दिया कि भाई ठीक है तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। या फिर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, 1 फुट 2 फुट वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, तो मुझे उसको वहीं पर रोकना है। अगर मैं खामोश हो जाता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे उस चीज से कोई इशू नहीं है, एंड आई हैव चोजन नॉट टू एनफोर्स माई राइट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने अपना राइट गिव अप कर दिया, उससे यही चीज समझ में आ रही है। उसके बाद कहता है इफ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिले और कंडक्ट द रिस्पोंडेंट हैज लॉस्ट एविडेंस। अब ये भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका उसने एविडेंस ही मतलब खत्म हो चुका है। जैसे कि अगर कोई भी बंदा है, क्लेमेंट है, ठीक है, उसने कोई भी अपना ऐसा कंडक्ट शो किया
कि जिसकी वजह से अपने डिफेंस के लिए रिस्पोंडेंट के पास जो एविडेंस था वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में भी ये जो लैचेस है ये फिर अप्लाई हो जाएगा। जो डिफेंडेंट है वो जाकर यही कहेगा कि भाई हमारे दरमियान जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से मैंने तो अपने डिफेंस वाला एविडेंस अपने पास रखा ही नहीं, मैंने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या जाने दिया, क्योंकि इसने मुझे खुद ही तो कॉन्सेंट दी थी। तो कॉन्सेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इसी तरीके से कहते हैं इफ द डिफेंडेंट हैज रिलाइड ऑन दैट डिले और कंडक्ट एंड सब्सटेंशियली अल्टर्ड हिज पोजीशन टू हिज डेट्रीमेंट। अब ये भी हो सकता है कि भाई मैंने पहले किसी बंदे को ओके कर दिया कि यार अच्छा ठीक है मेरी ये चीज है ये तुम ले लो, मैंने उसको वो चीज दे दी, ठीक है, या फिर उसने वो चीज खुद ले ली तो मैंने उसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया। अब उसने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा शुरू कर दिया, पैसे लगाने शुरू कर दिए, या कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो ऑल्टर हो चुकी हुई है, या उस प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो भी ऑल्टर हो चुकी हुई है, वो वैसी नहीं है जैसे मैंने उसको दी थी। तो अब ये उसका, अगर अब मैं इस स्टेज पर आकर कोई भी अपना राइट क्लेम करता हूँ, इक्विटी क्लेम करता हूँ, तो वो फिर उसके राइट्स के लिए डेट्रीमेंटल होगा। ठीक है। तो इस वजह से जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, मैं खामोश रहा। उसने पहला फ्लोर वहां पर डाल दिया, मैं खामोश रहा। दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैं खामोश रहा। तीसरे फ्लोर के ऊपर मैं खामोश रहा। लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से याद आ गया कि नहीं जी ये तो इंक्रोचमेंट हुई है और ये सारी की सारी बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर ये लैचेस अप्लाई होगा और ये डिले डिफीट्स इक्विटी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि मुझे कोई इतराज था तो मुझे पहले दिन या एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट में जाना चाहिए था। डिले कॉज किया तो फिर मेरे लिए इक्विटी के मुताबिक कुछ भी नहीं बचता। अब हम केसेस के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एल्कर्ट वर्सेस स्किनर, बहुत ही मशहूर केस है। इसके अंदर ये होता है कि जो प्लेंटिफ हैं उनका कुछ रिलीजियस माइंड मेकअप हो जाता है, शी इज अ वेरी वेल्थी लेडी, और फिर वो कहती हैं कि भाई मैं सिस्टरहुड ज्वाइन करूंगी, चर्च ज्वाइन करूंगी और मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं पर वक्फ करूंगी। अब सिस्टरहुड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई जो भी बंदा आना चाहता है वो सादा जिंदगी गुजारेगा, अपनी सारी दौलत वो चैरिटी करेगा। अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है मिस एलकर्ट, वो ये करती हैं कि भाई अपनी सारी की सारी दौलत वो स्किनर जो कि उस सिस्टरहुड की हेड सिस्टर होती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे वर नॉट अलाउड कि वो अपनी प्रॉपर्टी को गिव अवे करने के लिए किसी से भी मशवरा कर सके, ना किसी वकील से, ना ही उस चर्च सिस्टम के बाहर वो जा सकती थी। तो डायरेक्टली एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वहां पर आप कह लें कि ऑपरेट कर रहा था। तो खैर उन्होंने वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी और कुछ साल उस सिस्टरहुड में गुजारने के बाद उनका माइंड चेंज हुआ और वो फिर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आई। फिर उनको एहसास हुआ कि भाई मैंने जो भी गिफ्ट्स दिए थे दैट वाज ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो मैं उनको वापस लूंगी। फिर वो जाती हैं और रिक्लेम कर देती हैं अपने गिफ्ट्स को, जो भी उन्होंने गिफ्ट्स किए उनको वो रेवोकेट करने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है डिले के हवाले से वो ये है 7 years बिफोर इनिशिएटिंग एन एक्शन इनटू द कोर्ट, यानी कि उन्होंने 7 साल वेट किया और 7 साल तक 6-7 साल तक उन्होंने कोई एक्शन कोर्ट के अंदर दायर नहीं किया। ठीक है, उनको चाहिए ये था कि अगर वो समझती हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो उसी टाइम जाती, अनरीजनेबल डिले के बगैर जाती कोर्ट में और अपनी चीजें वापस ले लेती। अब एट द एंड कोर्ट ने ये किया कि भाई ये इंटाइटल टू तो हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करें, लेकिन चूंकि डिले बहुत ज्यादा हो चुका है तो इस वजह से यहाँ पर लैचेस अप्लाई होगा और इस सिर्फ इस बेस के ऊपर उनका जो केस है वो डिसमिस किया गया। अब उसके बाद है लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर ये हुआ कि जो प्लेंटिफ है मिस्टर लीफ, उन्होंने एक पेंटिंग ली और वो उनको कहा गया कि भाई ये कॉन्स्टेबल एक बड़ा मशहूर पेंटर था, ये उसकी बनाई हुई पेंटिंग है। उन्होंने खैर वो खरीद ली वहां से। उसके बाद क्या हुआ, 5 years later द बायर डिस्कवर्ड दैट इट वाज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अब ये हुआ कि 5 साल बाद वो प्लेंटिफ जाता है और जाकर उसको बेचने की कोशिश करता है, तो जिसको वो बेचता है वो उसको बताता है बेसिकली कि भाई ये जो आप कांस्टेबल की पेंटिंग कह के हमें बेच रहे हैं ये कांस्टेबल की है ही नहीं। अब लीफ जो है वो दोबारा इंटरनेशनल गैलरीज के पास जाता है और कहता है जी कि आपने तो मुझे ये कांस्टेबल का कह के बेचा था, ये तो कांस्टेबल की नहीं है। वो रिकन्फर्म करते हैं कि नहीं जी ये कांस्टेबल की ही पेंटिंग है। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, प्लेंटिफ रिसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देता है।
अब कोर्ट वहां पर यही होल्ड करती है कि भैया आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन चूंकि डिले बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है तो ये समझा जाएगा कि यू हैव स्लेप्ट अपॉन योर राइट्स, तो इस वजह से उसका जो दावा है वहां पर डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसकी हम लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। लिमिटेशन के अंदर नंबर 1 है इक्विटेबल क्लेम्स टू विच द स्टैट्यूट अप्लाइज एक्सप्रेसली। अब ये सिंपल सी बात है कि ऐसे इक्विटेबल क्लेम्स के जहां पर स्टैट्यूट अप्लाई करता है वहां पर लैचेज अप्लाई नहीं करेगा। जैसे हमने इसको दो डायमेंशन से पढ़ा, एक लिमिटेशन है और एक लैचेज है। तो जहां पर लिमिटेशन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, जैसे 3 साल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, 6 साल जो है वो रेजिडुअल आर्टिकल आ गया, जैसे फोरक्लोजर का जो सूट होता है मॉर्टगेज का, उसके लिए लिमिटेशन 60 साल की है, 60 years। तो अब 60 साल के अंदर अंदर कोई भी बंदा लेकर आ सकता है। अगर वो 59 years के बाद भी लेकर आता है तो ये डिले डिफीट्स इक्विटी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टैट्यूट अप्लाई कर रहा है। तो जहां पर स्टैट्यूट अप्लाई करेगा वहां पर हमने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को नहीं देखना, बल्कि हमने सिर्फ ये देखना है कि अच्छा वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आया है तो इट इज ओके, उसको वो कोर्ट क्या करेगी, अलाउ कर देगी। सेकंड कहते हैं इक्विटेबल क्लेम्स टू विच द स्टैट्यूट इज अप्लाइड बाय एनोलॉजी। अब एनोलॉजी मैंने पहले बता दिया कि जहां पर किसी एक सूट के लिए स्पेसिफिकली लिमिटेशन गिवन नहीं है, लेकिन किसी और उस तरह के सूट के लिए लिमिटेशन गिवन है, तो वही लिमिटेशन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो किसी हद तक रेजिडुअल आर्टिकल भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि भाई मिलते जुलते केसेस हैं, उनमें से एक दो की लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी लॉ ने, और बाकी उन्होंने रेजिडुअल आर्टिकल डाल दिया कि भाई जिसकी भी कोई लिमिटेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है तो उसके लिए रेजिडुअल आर्टिकल आ जाएगा और 6 साल की लिमिटेशन होगी। तो ये भी आप कह सकते हैं। अब कहते हैं इक्विटेबल क्लेम्स टू विच नो स्टैट्यूट अप्लाइज एंड विच आर देयरफॉर कवर्ड बाय द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ लैचेस। अब यहाँ पर तीसरा केस हमारे पास आ गया कि वो इक्विटेबल क्लेम्स के जिसके लिए कोई स्टैट्यूट अप्लाई नहीं करता, ठीक है, और आप उसके लिए बाय एनोलॉजी भी किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो केसेस जो हैं वो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ लैचेस के तहत डील होंगे। यानी वहां पर देखा जाएगा कंडक्ट ऑफ पार्टीज को कि किसी पार्टी ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसके ऊपर बिलीव करते हुए दूसरी पार्टी ने कोई सब्सटेंशियल एक्शन ले लिया हो, और पहली वाली पार्टी जो है वो फिर बाद में अपने कंडक्ट से हट जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है हमें यहाँ पर देखनी होंगी इन डिले डिफीट्स इक्विटी को अप्लाई करते हुए। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस, और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।